20 मिनट 20 खबर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आप सबके साथ ऋषिका। अगले 20 मिनट में हम आपको 20 अहम खबरों से रूबरू कराने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। Just 10 seconds to launch. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Event number 96 completed. And we have a successful liftoff of Vikram S rocket. I think I should be able to show you the jubilant environment here at the Mission Control Center where the entire team is celebrating. स्पेस प्राइवेट सेक्टर में इसरो और हैदराबाद की कंपनी स्काईरूट ने शुक्रवार को इतिहास रचा। देश में निजी स्पेस उड़ानों का मिशन प्रारंभ हो चुका है। पहला निजी रॉकेट विक्रम एस श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ। श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से शुक्रवार सुबह 11:30 बजे निजी रॉकेट अंतरिक्ष में भेजा गया। इस रॉकेट का नाम मशहूर भारतीय वैज्ञानिक और इसरो के संस्थापक डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर दिया गया है। इस रॉकेट पर 2 देसी और 1 विदेशी पेलॉट्स भी जा रहे हैं। इस मिशन की कामयाबी ने इंडियन स्पेस प्रोग्राम को एक अलग ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। भविष्य में इसरो इन रॉकेटों की मदद से ज्यादा सैटेलाइट लॉन्च कर पाएगा। आतंकी फंडिंग के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को नो मनी फॉर टेरर अंतर्राष्ट्रीय मंत्री स्तरीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये बड़ी बात है कि ये सम्मेलन भारत में हो रहा है। उन्होंने कहा कि दशकों तक हमारे देश को आतंकवाद ने चोट पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन हमने बहादुरी से इसके खिलाफ लड़ाई लड़ी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक आतंकवाद खत्म नहीं हो जाता। उन्होंने कहा कि लंबे समय से आतंकवाद का असर गरीबों और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। चाहे वो पर्यटन हो या व्यापार का क्षेत्र, कोई भी उस इलाके को पसंद नहीं करता जहाँ लगातार आतंकवाद का खतरा बना रहता है। इससे लोगों की रोजी रोटी छिन रही है और ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण है कि हम आतंकवाद के वित्त पोषण की जड़ पर प्रहार करें। राजस्थान की राजधानी जयपुर शुक्रवार को 295 साल की हो गई है। देश विदेश में सुंदर बसावट के लिए पूर्व के पेरिस के नाम से मशहूर ये शहर अपना स्थापना दिवस मना रहा है। जयपुर ग्रेटर नगर निगम महापौर सौम्या गुजर और हेरिटेज नगर निगम महापौर मुनेश गुजर ने मोती डूंगरी गणेश जी को निमंत्रण देने के साथ ही जयपुर समारोह की शुरुआत की। जयपुर समारोह के तहत गोविंद देव जी मंदिर में कथक नृत्य का आयोजन किया गया। इसके साथ ही करीब 1 महीने तक यहाँ कई कार्यक्रमों का आयोजन होगा। आपको बता दें कि करीब 100 एकड़ की भूमि पर जयपुर शहर की स्थापना 18 नवंबर 1727 को महाराजा सवाई जयसिंह ने की थी। इसी वजह से शहर का नाम जयपुर पड़ा। ये खूबसूरत शहर दक्षिण दिशा को छोड़कर 3 तरफ से अरावली पर्वतमाला से घिरा हुआ है। तमिलनाडु के तांबरम वायुसेना स्टेशन पर शुक्रवार को विभिन्न तकनीकी ट्रेडों के वायु योद्धाओं की पासिंग आउट परेड आयोजित हुई। तांबरम वायुसेना स्टेशन पर एयर कमांडर विपुल सिंह ने परेड की सलामी ली। इस वायुसेना स्टेशन पर मुख्य रूप से पायलट प्रशिक्षण, क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर और एयरमैन के लिए मैकेनिकल ट्रेनिंग दी जाती है। पासिंग आउट परेड से पहले वायु योद्धाओं ने एक से बढ़कर एक हैरत अंगेज करतब दिखाए। इन योद्धाओं ने कराटे, बॉक्सिंग के जरिए अपनी शारीरिक मजबूती को दर्शाया कि दुश्मन इन्हें कम आंकने की बिल्कुल भी हिमाकत न करें। तिरंगे में रंगे इन वायु योद्धाओं ने रंगारंग प्रस्तुति देकर सबका मन मोह लिया। वायुसेना में तालमेल का कितना महत्व है, इसे उन्होंने साइकिल के जरिए बिना एक दूसरे से टकराए पूरा कर दिखाया। IAF का लोगो बनाकर इन्होंने कार्यक्रम का समापन किया। आजादी के अमृत महोत्सव पर्व पर वायुसेना नागपुर में एयर फेस्ट 2022 का आयोजन करेगी। आयोजन में किसी भी तरह की कोई गलती ना हो, इसके लिए वायुसेना के वीरों ने नागपुर के आसमान में अभ्यास के दौरान साहसिक कलाबाजी से रोमांचित कर देने वाली प्रस्तुतियां दी। अभ्यास के दौरान आसमान में लड़ाकू विमानों की गड़गड़ाहट से खासकर युवा और बच्चों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला।
19 नवंबर को होने वाले एयर शो में आकाश गंगा टीम के 10 वायु योद्धा 8000 फीट की ऊंचाई से नीचे छलांग लगाएंगे। इस टीम के 3 सदस्य तिरंगे के साथ जमीन पर लैंड करेंगे। इसके साथ ही एवरो ट्रांसपोर्ट विमान महज 500 मीटर की ऊंचाई पर उड़ता दिखाई देगा, तो वहीं एयर वॉरियर ड्रिल टीम राइफल को अपनी उंगलियों पर नचाती दिखाई देगी। एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर पर सारंग और हॉक विमानों पर सूर्य किरण टीम अपना प्रदर्शन दिखाएंगी। साथ ही देशभक्ति गानों की धुनों के साथ एयरफोर्स का बैंड लोगों का मनोरंजन करेगा। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा अब अपने समापन की ओर है। प्रमुख 4 धामों में से एक श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट शनिवार को बंद होंगे। इसके साथ ही 4 धाम यात्रा का समापन हो जाएगा। 235 वर्षों बाद पहला ऐसा अवसर होगा जब बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने के समय ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज उपस्थित रहेंगे। कपाट बंद होने के समय ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य की उपस्थिति की परंपरा एक बार फिर लगभग 235 वर्षों बाद शुरू होने जा रही है। श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट शनिवार दोपहर 3:35 पर बंद होंगे। बद्रीनाथ धाम में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। तापमान -10 डिग्री से भी नीचे गिर चुका है। जगह जगह अलाव जलाकर यात्री साधु संतों को ठंड से बचाने की कोशिश की जा रही है। भारी संख्या में तीर्थ यात्री बद्रीनाथ धाम पहुंच रहे हैं। हेमकुंड साहिब में इन दिनों भारी बर्फबारी हुई है। लगभग 1 से 2 फीट तक हेमकुंड साहिब में बर्फ जमी हुई है। गुरुद्वारा कमेटी बर्फबारी के बाद हेमकुंड साहिब में निरीक्षण के लिए पहुंची टीम ने बताया कि चारों तरफ बर्फ ही बर्फ बिछी हुई है। द्वितीय केदार भगवान मद महेश्वर के कपाट शीतकाल के लिए शुक्रवार को सुबह 8 बजे विधि विधान से बंद हो गए हैं। प्रातः 4 बजे मंदिर खुलने के बाद श्रद्धालुओं ने भगवान मद महेश्वर के निर्वाण दर्शन किए। इसके बाद पुजारी शिव शंकर लिंग ने भगवान मद महेश्वर को समाधि पूजा शुरू की और भगवान को भस्म, भृंगराज, फूल, बागंबर से ढक दिया। इस तरह भगवान मद महेश्वर को समाधि रूप दिया गया। इसके साथ ही भगवान मद महेश्वर के कपाट शीतकाल के लिए बंद हो गए। कपाट बंद होने के बाद भगवान मद महेश्वर जी की चल विग्रह डोली को मंदिर परिसर में लाया गया। इस दौरान भगवान मद महेश्वर ने अपने भंडार बर्तनों का निरीक्षण भी किया। इसके पश्चात भगवान मद महेश्वर की चल विग्रह डोली रात्रि विश्राम के लिए गोंडार प्रस्थान हुई। लघु भारत कहे जाने वाली काशी में दक्षिण भारत के व्यंजनों की भी खासी मांग रहती है, लेकिन ये मांग इडली, डोसा और उत्तपम तक ही सीमित रह जाती है, क्योंकि अमूमन उत्तर भारत के लोगों को दक्षिण भारत के व्यंजनों की जानकारी यहीं तक होती है। लेकिन काशी में आयोजित तमिल संगमम में दक्षिण के व्यंजनों का मिश्रण कुछ इस कदर शामिल है कि उन्हें गिनते गिनते आपकी उंगलियां कम पड़ जाएंगी। जी हाँ, तमिल संगमम में दक्षिण भारत के व्यंजनों का अर्धशतक वाला स्टॉल भी लग गया है। तमिल संगमम में दक्षिण भारत के 2500 बुद्धिजीवी उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु की संस्कृति को साझा करेंगे। इस संगमम में तमिलनाडु के उत्पादों के 75 स्टॉल लग रहे हैं, जिसमें खासा आकर्षण का केंद्र बनेगा दक्षिण भारत के व्यंजनों का स्टॉल। इस पर 50 से ज्यादा दक्षिण भारत के व्यंजन मिलेंगे। इडली डोसा के साथ साथ अलग अलग तरह की चटनी, चेट्टीनाड, पोरियल, मोर, कुलुम्बू, मुरकू, नेपाइसम, पोरियाल, पोंगल जैसे व्यंजन शामिल हैं, जिसे काशी की जनता पहली बार देखेगी और लुत्फ उठाएगी। भरतपुर में पालना गृह में छोड़ी गई अनाथ बालिका को सहारा मिल गया है। स्पेन के रहने वाले ग्रेविलियर और मारिया ने बालिका को अपनाया है। केंद्र सरकार की योजना कारा के तहत बाल कल्याण समिति ने ग्रेविलियर मारिया के सुपुर्द कर दिया है। जिला कलेक्टर की मौजूदगी में बालिका को सुपुर्द किया गया, जिसके बाद अब बालिका को लेकर ग्रेविलियर और मारिया स्पेन के लिए रवाना होंगे। आपको बता दें कि 2019 में लावारिस हालत में पालना गृह में ये बालिका मिली थी। राजस्थान विश्वविद्यालय में पीने के पानी की समस्या जल्द दूर होगी, मगर ये समस्या कब दूर होगी इसका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है, क्योंकि पीने के पानी की समस्या को दूर करने के लिए बिसलपुर प्रोजेक्ट से राजस्थान विश्वविद्यालय को जोड़ने का काम 2 साल से ज्यादा समय पहले शुरू हो गया था, जिसे पूरा तो 10 महीने में होना था, मगर 2 गुना समय पूरे होने के बाद भी ये प्रोजेक्ट अभी भी अधूरा है।
राजस्थान यूनिवर्सिटी के छात्र पिछले 15 सालों में पीने के पानी की मांग उठा रहे हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी के 28,000 से ज्यादा छात्रों की प्यास नहीं बुझ पा रही है। कारण रहा जलदाय विभाग के सुस्त कार्य प्रणाली और कोरोना काल इस प्रोजेक्ट को समय पर पूरा करने के आड़े आया। हाल ही में राजस्थान यूनिवर्सिटी आए सीएम गहलोत ने भी कहा कि पिछली बार कोरोना के पहले यूनिवर्सिटी आया था तो प्रोजेक्ट की घोषणा की थी, मगर चाहता हूं प्रोजेक्ट पूरा होते ही छात्रों को बिसलपुर का मीठा पानी पिलाया जाए, पीने के पानी की समस्या दूर हो जाए और उद्घाटन के इंतजार में प्रोजेक्ट को रोका नहीं जाए, काम पूरा होते ही शुरू किया जाए। सीवान के महाराजगंज में एक किसान अफ्रीकी गेंदे की खेती कर लाखों रुपए कमा रहा है। महाराजगंज का किसान अफ्रीकी गेंदा फूल की खेती कर आत्मनिर्भर बन लाखों रुपए कमा रहा है। साथ ही अन्य किसानों को खेती करने की विधि सिखाकर आत्मनिर्भर बना रहा है। महाराजगंज में किसानों की आत्मनिर्भर बनने की पहल काफी सुर्खियां बटोर रही है। एक के बाद एक किसान स्वयं ही खेती कर आत्मनिर्भर बनने की पहल शुरू कर चुका है। इससे अन्य किसान भी प्रेरित हो रहे हैं। महाराजगंज पुराने बाजार के रहने वाले किसान मोहम्मद सफीक 20 सालों से गेंदा फूल की खेती कर लाखों रुपए कमा रहे हैं। साथ ही महाराजगंज के अन्य 10 किसानों को भी फूल की खेती करने की विधि बताकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की कवायद में लगे हैं। फ्रेंच गेंदा किस्म के पौधे छोटे होते हैं, जबकि फूल अफ्रीकी गेंदे की तुलना के आकार में छोटे होते हैं। इस वजह से उन्होंने अफ्रीकी गेंदा फूल की खेती की है, जिसमें लागत कम और उत्पादन ज्यादा होता है, जिससे मुनाफा ज्यादा होता है। आपने सरकारी रुपए का बंदर बाट तो सुना होगा। रायगढ़ में बंदरों के ऊपर ही सरकारी रुपए बट गए। कारण क्या है, आपको बता रहे हैं। बंदरों का उपद्रव भला कौन नहीं जानता। ये जब उत्पाद मचाने को आते हैं तो घरों के छत से लेकर खेतों पर खड़ी फसल सब कुछ तबाह कर देते हैं। अब ऐसे उत्पाती बंदरों को भला कौन संभाल सकता है। बंदरों के आतंक को कम करने के लिए छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में अनोखा प्रयोग किया गया। 2017 से 18 में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर बंदरों की नसबंदी के लिए स्टेरलाइजेशन सेंटर बनाया गया। इस प्रोजेक्ट में सरकार के करोड़ों रुपए लग गए थे। इसका मुख्य उद्देश्य बंदरों का धरपकड़ करके नसबंदी करना है, जिससे बंदरों की आबादी संतुलित रहे। पूरा प्रोजेक्ट इंदिरा विहार के मध्य भवन बनाकर तैयार किया गया। भवन बनाने के साथ ही मशीनरी और पिंजड़े खरीदने में करोड़ों रुपए लग गए थे। करोड़ों खर्च करने के बाद 4 साल में केवल एक बंदर की नसबंदी हो सकी। वन विभाग के अधिकारी ने कहा कि पहले जिस वेटरनरी डॉक्टर को नियुक्त किया गया था वो संविदा में था। रेगुलर नौकरी लगने पर उसने यहाँ काम छोड़ दिया, जिसके बाद से वन विभाग को अब तक कोई वेटरनरी डॉक्टर नहीं मिल पाया है। इसीलिए बंदरों की नसबंदी नहीं हो रही है। बूंदी जिले में इस बार अच्छी बारिश के चलते जिले में लबालब हुई जलाशयों में सर्दी की शुरुआत के साथ ही रामनगर तालाब, गुढ़ा, अभयपुरा और बड़धा बांध वेटलैंड पर प्रवासी पक्षियों ने इन दिनों डेरा डाल दिया है। जिले के सदाबहार प्राकृतिक आबोहवा से आकर्षित होकर 7 समंदर पार से आने वाले विदेशी परिंदों की चहचहाट से यहाँ के वेटलैंड गूंजने लग गए हैं। जिले के चित्तौड़ मार्ग स्थित रामनगर के छोटे तालाब व बड़धा बांध वेटलैंड पर हजारों पक्षियों ने डेरा जमा रखा है। इस तालाब के बीच बने टापुओं पर दिन भर प्रवासी, अप्रवासी व स्थानीय पक्षियों की करीब 50 तरह की प्रजातियां उपस्थित हो गई है। इसमें चीन, मंगोलिया जैसे ठंडे देशों में बर्फबारी शुरू होने के साथ आने वाले बार 100 गूंज, ग्रे लेग लिंग गूंज भी शामिल है। यूरोप से आने वाले यूरोपियन पिनटेल व नॉर्दर्न शोल्वर भी बूंदी के अधिकांश जल स्रोतों में दस्तक दे चुके हैं। इसी प्रकार गुजरात के कच्छ के रण से आने वाले अप्रवासी ग्रेटर फ्लेमिंगो व जिले के बड़धा बांध तक सिमटे सारस पक्षी भी आकर्षण का केंद्र बन गए हैं। हजारों किलोमीटर की दूरी तय कर आए प्रवासी, अप्रवासी पक्षियों द्वारा डेरा डाल लिए जाने से क्षेत्र के वातावरण में घुली उक्त पक्षियों की मधुर कलरव व गूंज स्थानीय लोगों को सुकून दे रही है। डीपीएस बोकारो की एक मेधावी छात्रा अंजलि शर्मा ने एक खास घड़ी बनाई है, जिसे उसने गर्ल सेफ्टी ऑटोमेटिक कॉलिंग वॉच का नाम दिया है। इस घड़ी की मदद से मुश्किल में फंसी महिलाएं या लड़कियां बस एक बटन दबाकर अपनी हिफाजत कर सकेंगी। घड़ी का बटन दबाते ही सीधे उसके परिजन और पुलिस को फोन चला जाएगा। फोन के साथ साथ खतरे में होने का SMS भी चला जाएगा। घड़ी में लगे GPS की मदद से परिजन या पुलिस सीधे उसके पास मिनटों में पहुंच सकेंगे। इस नवोन्मेष
के लिए भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की ओर से इंस्पायर अवार्ड मानक योजना के तहत अंजलि का चयन किया जा चुका है। प्रोजेक्ट तैयार करने के लिए प्राथमिक स्तर पर उसे 10,000 रूपए की प्रोत्साहन राशि भी मिल चुकी है। 9वीं कक्षा की छात्रा अंजलि ने बताया कि एक बार उसकी मां राखी गौरव बस से सफर में कहीं जा रही थी। इसी बीच उनके साथ कुछ बदमाशों ने अनहोनी करने का प्रयास किया। उस वक्त उनकी मदद को कोई भी सहयात्री नहीं आगे आया। किसी प्रकार पुलिस को सूचित किया तो मदद मिल सकी। इस घटना ने ही उसे ये सेफ्टी कॉलिंग वॉच बनाने को प्रेरित किया। 8 साल का ये मासूम बच्चा मयंक इन दिनों खूब चर्चा में है। मयंक में इतनी प्रतिभा है कि कई दफा तो उसके सवालों में शिक्षक भी फंस जाते हैं। मयंक को हर वो चीज याद है जो शायद JPSC की तैयारी करने वालों को भी नहीं पता होगी। और हैरानी की बात तो ये है कि मयंक को ये चीजें स्कूल में नहीं पढ़ाई गई हैं, बल्कि ये चीजें उन्होंने खुद सीखी हैं। मयंक को सभी देशों का राष्ट्रीय ध्वज याद है और झंडे का आकार वैसा क्यों है उसे ये भी पता है। इसके साथ साथ एटलस पर लगे सभी देश मयंक को याद है कि किस देश के पड़ोस में कौन सा देश है। समोसे में आलू का विचार कहां से आया से लेकर एनेस्थीसिया क्यों दी जाती है और कब दी जाती है उसे ये भी पता है। मयंक बताते हैं कि लॉकडाउन के वक्त उन्होंने YouTube से ये सारी जानकारी जुटाई और उन्हें नई नई जानकारी इकट्ठा करना अच्छा लगता है। मयंक के शिक्षक बताते हैं कि ऐसी प्रतिभा कम ही बच्चों में देखने को मिलती है। मयंक में ऐसी प्रतिभा है तो इसे और निखारने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। अरे दीवानो मुझे पहचानो, मैं हूँ कौन। अगर आपने पहचान लिया है तो एक बार फिर आंखें मिचिए और जरा ध्यान से देखिए। ना, ये अमिताभ बच्चन नहीं है, ये है शशिकांत पेडवाल। पुणे के रहने वाले शशिकांत पेडवाल ही हैं जो पेशे से टीचर हैं और कई सालों से अमिताभ बच्चन बनकर स्टेज शो कर रहे हैं। शशिकांत इन दिनों सोशल मीडिया पर लगातार सुर्खियों में है। लोग इनको कितना पसंद कर रहे हैं इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि शशिकांत पेडवाल को विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेले के पर्यटक मंच पर जब बुलाया गया तो वहां मौजूद दर्शक इन्हें अमिताभ बच्चन समझकर आश्चर्यचकित हो गए। जिस तरीके से सोनपुर मेले के मंच से शशिकांत पेडवाल ने अमिताभ बच्चन के अंदाज में ही कार्यक्रम की शुरुआत की, उनके डायलॉग्स बोले, उनके कई फिल्मों के गाने गाए, उससे ऐसा लग रहा था कि मानव सदी के महानायक अमिताभ बच्चन सोनपुर मेला आए हैं। लगभग 2 घंटे के कार्यक्रम के दौरान पर्यटक पंडाल में दर्शकों की संख्या लगातार बढ़ती रही। शशिकांत पेडवाल भले ही सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के डुप्लीकेट हैं, लेकिन उन्होंने लोगों को बिल्कुल ओरिजिनल मजा दिया। अमर शहीद परमवीर चक्र विजेता मेजर शैतान सिंह की 60वीं पुण्यतिथि के मौके पर जोधपुर में सेना की ओर से श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजन किया गया। पावटा चौराहे पर मिलिट्री सेना संगठन के जवानों ने उनकी प्रतिमा पर फूल चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी। इसके साथ ही सेना बिगुल ध्वनि के साथ उन्हें सम्मान गार्ड सलामी भी दी गई। इस मौके पर बड़ी संख्या में कार्यरत और सेवानिवृत्त सैन्यकर्मी, उनके परिवार